Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट 5, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है दो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जिसमें मैन्युफैक्चरर या जो प्रोड्यूसर होता है, जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, वो अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाता है जिस भी मीडिया के थ्रू। तो वो क्या कहलाता है? वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब उसके लिए दो ऑप्शन होते हैं मैन्युफैक्चरर के पास कि या तो वो अपने गुड्स को डायरेक्टली अपने कस्टमर तक पहुंचाए या फिर वो इनडायरेक्टली किसी मिडलमैन की हेल्प से उसको पहुंचाए। तो डायरेक्टली जो मेथड है उसमें 4 वे दिए गए हैं और 4 ही इनडायरेक्टली में है। अब डायरेक्टली में पूछा जाए तो डायरेक्ट मेथड में कैसा होगा? ओपनिंग रिटेल शॉप, कि वो खुद की रिटेल शॉप ओपन करे, या फिर मेल ऑर्डर बिजनेस, जिसमें वो कंज्यूमर्स से अगर मेल या तो वो उनको मेल करे अपने प्रोडक्ट के बारे में, अगर कंज्यूमर को अच्छा लगता है, कस्टमर ऑर्डर करता है तो वो उसको डिलीवर कर दे। या फिर जो थर्ड है उसमें ट्रैवलिंग सेल्समैन, जो ट्रैवल करते रहते हैं सेल्समैन, उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाए, या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के साथ अपने जो प्रोडक्ट है उनकी मार्केटिंग करे। ये 4 तरीके क्या हैं जिसमें मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा सकता है। अब इनडायरेक्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? जिसमें मिडल मैन आएंगे। मिडल मैन्स मीन्स जो एक्सटर्नल जो पर्सन होंगे वो इन्वॉल्व होंगे इसमें। जैसे सबसे पहले तो प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्ट को बना रहा है, जो वो प्रोड्यूसर है। फिर वो किसको सेल कर रहा है? रिटेलर को। रिटेलर कौन होता है? जैसे कि हमारे आसपास की शॉप पर जो हर तरीके की जिनके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, वो रिटेलर को, मान लीजिए प्रोड्यूसर जो है वो रिटेलर को डायरेक्टली सेल कर रहा है और रिटेलर हमें कर रही हैं। तो ये सबसे छोटा चैनल है एक तरीके से। और ये एग्जाम में ऐसे पूछा गया था कि 2 वे या 3 वे ऐसे पूछा जाता है कि 2 वे चैनल कौन सा है, 3 वे चैनल कौन सा है। तो इसमें तो बिल्कुल एक ही है, रिटेलर ही है बीच में। और बाकी दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? प्रोड्यूसर पहले सेल कर रहा है होलसेलर को, होलसेलर फिर कर रहा है कंज्यूमर को। ये इससे भी थोड़ा बड़ा हो सकता है चैनल, कि होलसेलर कौन होता है? जो बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से खरीद लेता है और फिर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आगे सेल कर रहा होता है उसको। ये चैनल एक और इसमें ऐड करेंगे तो ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट जा रहा है। अब थर्ड क्या है? प्रोड्यूसर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। मीन्स वही है कि इसमें पहले प्रोड्यूसर किसको सेल कर रहा है? होलसेलर को। होलसेलर जो कौन होते हैं? जो बड़ी क्वांटिटी में गुड्स को खरीद लेते हैं और फिर रिटेलर्स को बेचते हैं या फिर डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचते हैं। अब होलसेलर के बाद होलसेलर किसको सेल कर रहा है? रिटेलर्स को। और रिटेलर किसको सेल कर रहे हैं? फिर कंज्यूमर्स को। अब फोर्थ जो है ना, सबसे बड़ा चैनल आ जाता है जिसमें प्रोड्यूसर पहले सेल करता है एजेंट को, एजेंट मिडलमैन को। फिर जो एजेंट है वो सेल करता है किसको? होलसेलर को। और फिर होलसेलर किसको सेल कर रहा है? रिटेलर को। और रिटेलर कौन किसको करता है? कंज्यूमर को। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा चैनल कौन सा है, तो इसमें जो है जिसमें एजेंट भी आता है, होलसेलर भी आता है, रिटेलर भी आता है, और बाद में जो प्रोडक्ट है लास्ट में वो तब जाके कंज्यूमर तक पहुंचता है। ये थे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ रिटेलर की कौन से टाइप्स हैं, तो एक बार इनको रीड कर लेना। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर्स, मेल ऑर्डर बिजनेस हाउस, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, सुपर मार्केट, डिस्काउंट हाउसेज, हायर परचेज ट्रेडिंग हाउसेज। ये टाइप्स ऑफ रिटेलर था। इम्पोर्टेंट है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं चॉइस ऑफ चैनल को। मींस अगर मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक सेल करने के लिए ये सोच रहा है कि उसको कैसा चैनल सिलेक्ट करना चाहिए, मींस उसको डायरेक्टली अपने कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहिए या फिर इनडायरेक्टली किसी मिडलमैन को इन्वॉल्व करना चाहिए, ये उसको चॉइस करनी पड़ती है। तो कौन कौन से फैक्टर इसमें इन्फ्लुएंस करेंगे उसकी चॉइस को, प्रोड्यूसर की? फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेगा कि आपके प्रोडक्ट की नेचर कैसी है। अब ऐसा प्रोडक्ट है जो पेरिशेबल है। पेरिशेबल मीन्स अगर वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, जैसे ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल फ्रेश चाहिए होती है, जैसे सब्जियां, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, बटर है, ब्रेड है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका चैनल बहुत लंबा नहीं कर सकते हो, ये थोड़े टाइम के लिए होती है, तो इसमें बहुत लंबा चैनल नहीं चलेगा। फिर यूनिट वैल्यू कैसी है, टेक्निकल नेचर कैसा है आपके प्रोडक्ट का, एज एंड साइज ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट लाइन कितनी है, ये सारी चीज़ें कंसिडर करके
तब वो हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन से वाला चैनल सिलेक्ट करना है। छोटे वाला होगा जिसमें हम डायरेक्ट करें, या फिर इनडायरेक्ट जो है मैन्युफैक्चरर उसको यूज़ कर सकता है चैनल को। अब सेकंड क्या कहता है कि नेचर ऑफ मार्केट। अब आपको ये देखना पड़ेगा, अब मैन्युफैक्चरर ये देखेगा कि साइज ऑफ मार्केट कितना है, नंबर एंड लोकेशन ऑफ बायर कितनी है, साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज, बाइंग हैबिट, प्रेफरेंसेस। मीन्स कि आपकी जो मार्केट है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसके लिए मार्केट का साइज कितना बड़ा है, कितने आपके जो हैं ख़रीदार हैं जो उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, और कितनी टाइम लिमिट में या फिर कितने टाइम बाद वो ख़रीदते हैं, कितनी क्वांटिटी में ख़रीदते हैं, कैसी उनकी बाइंग हैबिट है, या फिर वो कैसे प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं, कैसे टेस्ट को प्रेफर करते हैं, ये सब आपको देखना होगा। अब आता है नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरर। अब मैन्युफैक्चरर का भी देखना पड़ेगा कि चैनल वो कैसे सिलेक्ट करेगा। अब एक बड़ी फर्म है तो वो हो सकता है कि सारे काम खुद मैनेज ना कर पाए, तो उसमें वो मिडलमैन को इन्वॉल्व करेगी, तो लंबा चैनल लेगी, वो इनडायरेक्ट वाला ले सकती है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखेगी, अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर वो इनडायरेक्टली भी ले सकती हैं, अदरवाइज़ वो डायरेक्ट वाला ले सकती है। या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है कि अगर आपके पास, अगर मैन्युफैक्चरर के पास अच्छा फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं तो वो खुद की रिटेल शॉप ओपन करे, या वो बाकी के वो 4 तरीके जो हैं डायरेक्ट चैनल ही सिलेक्ट कर ले, ये चीज़ भी अफेक्ट करती है। अब है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट की आपका आउटपुट कितना है, डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल कितनी है, मैनेजरियल एक्सपीरियंस कितना है, ये सब चीज़ें कंसिडर करेगा मैन्युफैक्चरर, जो उसकी कैसी नेचर है मैन्युफैक्चरर की। फिर आता है मिडल मैन। अब मिडल मैन के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो मिडल मैन है वो मार्केट में आपके लिए अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। नेचर ऑफ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर की नेचर को देखना पड़ेगा, कंज्यूमर की प्रेफरेंस कैसी है, टेस्ट कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, ऑर्डर साइज़ कितना है, कंज्यूमर बाइंग हैबिट कैसी है, ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अब आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आता है इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्निकल कंडीशन, लीगल कंडीशन, जो एक तरीके से एक्सटर्नली आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहा होता है, वो चीज़ें भी आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। फिर आता है कॉस्ट रिक्वायरमेंट। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कितनी इसकी कॉस्ट आने वाली है। ये सब चीज़ें कंसीडर करके क्या करता है, एक मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट करता है अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को। अब नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे पहले तो कंज्यूमर बिहेवियर चीज़ क्या है कि कंज्यूमर जब एक प्रोडक्ट को ख़रीदता है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीदता है, तो वो पहले उसको ख़रीदने से पहले किन किन चीज़ों के बारे में सोचता है, उसका टेस्ट कैसा है, प्रेफरेंस कैसी, परसेप्शन कैसी है, या फिर वो क्या सोच के और कितनी क्वांटिटी में ख़रीदता है, ये सब चीज़ें कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में स्टडी करनी पड़ती हैं। अब है इसमें 2 तरीके के फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को। इंटरनल फैक्टर होते हैं कि जो कंज्यूमर है उसकी खुद की नीड कैसी है, अगर उसको जो मैन्युफैक्चरर जिस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है वो आपके कंज्यूमर की नीड में है या नहीं है, ये किस में आता है, इंटरनल फैक्टर्स में आता है। सेकंड है मोटिवेशन एंड लर्निंग, एटीट्यूड, परसेप्शन, जो कंज्यूमर के से इंटरनली रिलेटेड है, उसकी ज़रूरतों से, उसके मोटिवेशन से, उसके लर्निंग से, एटीट्यूड से, परसेप्शन से, ये आता है इंटरनल फैक्टर्स में। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे, जिसमें क्या आ सकता है, सोशल इन्फ्लुएंसेस। हो सकता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें एक तरीके से सोसाइटी को देखकर भी कई बार ये होता है कि हमें वो चीज़ खरीदनी पड़ती है। एक तरीके से शो ऑफ के चक्कर में भी जो चीज़ें हमें नहीं परचेज़ करनी चाहिए वो भी कंज्यूमर परचेज़ कर लेता है, उसका बिहेवियर ऐसा हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, बिजनेस इन्फ्लुएंसेस। कई बार बिजनेस इन्फ्लुएंसेस भी ऐसे होते हैं जिसमें जो कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। फैमिली इन्फ्लुएंसेस। अब फैमिली, अगर आप तो उस प्रोडक्ट को नहीं चाहते हो लेकिन फैमिली आपसे अगर वो प्रोडक्ट को ख़रीदने की एक्सपेक्टेशन रखती है तो आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदोगे, या आपकी फैमिली को नीड है बट आपको नहीं है, लेकिन जो हेड ऑफ़ फैमिली है वो अगर परचेज़ करता है तो उसका कंज्यूमर बिहेवियर कंसीडर किया जाएगा, जबकि उसको उस प्रोडक्ट की नीड नहीं है लेकिन वो फिर भी उसको परचेज़ कर रहा है। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं। आपके पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, जो कंज्यूमर है उसका जो इनकम लेवल है वो कैसा है, या फिर कल्चरल लेवल कि आपका कल्चर कैसा है, वो भी आपकी बाइंग हैबिट को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। इनको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। एक तो ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर कौन होते हैं और कस्टमर कौन होते हैं। अब इसमें 4 तरीके के बताए गए हैं। बायर जो हैं, आपके जो खरीदार हैं, वो 4 तरीके के होते हैं। एक तो कंज्यूमर होते हैं, एक कस्टमर होते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं और एक अल्टीमेट कंज्यूमर होते हैं।
कंज्यूमर एंड कस्टमर में डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। सो कंज्यूमर कौन होते हैं? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ मैनेजमेंट, कंज्यूमर इज़ अ परचेजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इमीडिएट यूज़ और कंजम्पशन। मीन्स जो कंज्यूमर होते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि रेगुलर आपके प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं, उनमें ये होता है कि इमीडिएटली बस उनको आपका प्रोडक्ट देखा उन्होंने और उनको अच्छा लगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कहीं जा रहे हो और आपको जो है चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, फिर आप मार्केट में जा रहे हो और वहाँ पर अगर जलेबी बन रही है, एकदम से आपका मन किया, इमीडिएटली आपने उसको परचेज़ किया, तो वो आप उस टाइम क्या हो? कंज्यूमर हो उनके लिए। लेकिन अगर बात करें कस्टमर की, तो कस्टमर कौन होता है? जो एक तरीके से रेगुलर आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा होता है। जैसे अगर बात करें फेयरनेस क्रीम की, सोप की, ऑयल की, तो उसमें क्या होता है? ब्रांड कॉन्शियस होते हैं कुछ पीपल, तो वो क्या करते हैं? उसी को प्रेफर करते हैं। जो आपके रेगुलर होते हैं, जो रेगुलर परचेज़ कर रहे होते हैं, रेगुलर परचेज़र को कस्टमर बोलते हैं। और जो इमीडिएटली जिसने बस मन किया और आपका जो है ख़रीद के आपका प्रोडक्ट यूज़ किया, वो कंज्यूमर होते हैं। अब बायर कौन होते हैं? ही इज़ द पर्सन हु परचेज गुड्स आइदर फॉर रीसेल और फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन और फॉर यूज़ ऑफ समबडी एल्स। मीन्स बायर कौन होंगे? जो आपके प्रोडक्ट को परचेज तो कर रहे हैं, लेकिन वो आगे उसको दोबारा सेल करेंगे, या फिर वो उसको प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस में काम में लाएंगे, या फिर कुछ और तरीके से उसको यूज़ करने वाले हैं, लेकिन वो कंज्यूम नहीं कर रहे उसको, ना वो आपके रेगुलर कस्टमर हैं। ये होता है डिफरेंस कंज्यूमर बायर और कस्टमर में। अब इंस्टीट्यूशनल बायर कौन से होते हैं? दीज आर आइदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आपके प्रोडक्ट को खरीदती है, या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो आपके प्रोडक्ट्स को खरीद रही है। ये 4 तरीके के होते हैं जिनमें मेन है कि कंज्यूमर और कस्टमर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब जो कंज्यूमर है वो किसी चीज़ को खरीदने का डिसीजन कैसे लेता है? अ 5 स्टेप प्रोसेस यूज्ड बाय कंज्यूमर्स व्हेन बाइंग गुड्स और सर्विसेज। सबसे पहले ये एग्जाम में पूछा गया था और बिल्कुल इसको इसी तरीके से याद रखना है कि सबसे पहले तो नीड रिकॉग्नाइज होती है। जो आपका कस्टमर होता है, जो आपका कंज्यूमर होता है, वो सबसे पहले तो ये देखेगा कि अगर उसको ज़रूरत लगती है किसी चीज़ की, वो तभी उसको फील करेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ जो है लेनी चाहिए। सबसे पहले क्या होगा? नीड रिकॉग्नाइज होगी, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा। जैसे कि आपको मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, तो आपको पहले नीड रिकॉग्नाइज हुई उसकी, फिर आप क्या करोगे? इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे कि आपको कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से फ़ोन बेस्ट हैं, किस में ज़्यादा फीचर्स हैं। आप इस तरीके से इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे। फिर क्या है, आपके पास अगर ऑप्शंस अवेलेबल है, आजकल तो मार्केट में बहुत सारे मोबाइल है, तो आप इवेल्युएट करोगे अल्टरनेटिव का। मीन्स अगर मान लीजिए मार्केट में 10 तरीके के मोबाइल हैं, तो आप उन 10 तरीके के मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करोगे, एक तरीके से उनमें उनको इवेल्युएट करोगे कि कौन सा सबसे बेस्ट है जो आपके लिए सुटेबल हो एंड आपके जो बजट में भी आता हो, फीचर्स भी अच्छे हो, क्वालिटी सब कुछ अच्छा हो, ये चीज़ आप इवेल्युएट करोगे। फिर आप क्या करोगे? उस चीज़ को परचेज़ करने का डिसीजन लोगे एंड परचेज़ करोगे। एंड लास्ट में क्या आता है? पोस्ट परचेज बिहेवियर। एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर में क्या आता है कि आपको उस प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन मिली या नहीं मिली, कि आपने जो डिसीज़न लिया इस प्रोडक्ट को ख़रीदने का, वो आपको अच्छा लगा अपना डिसीज़न कि हाँ आपने उस प्रोडक्ट को ख़रीद के अच्छा किया, या फिर आप जो है अब उस प्रोडक्ट के लिए पछता रहे हो, बाकी अल्टरनेटिव के लिए आप उसके लिए आप सोच रहे हो कि वो ज़्यादा अच्छे थे। ये होता है पोस्ट परचेज बिहेवियर। अब इसमें भी जो है कई चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं आपके हर स्टेप पर, चाहे वो कल्चरल हो, सोशल हो, इंडिविजुअल हो, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो, ये सारे फैक्टर आपको हर लेवल पे इफ़ेक्ट करेंगे। अब जैसे कि अगर बात करें ड्रेस में, अगर तो यहाँ जो इंडियन कल्चर कैसा है कि जो यहाँ की लेडीज़ है वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं साड़ी को, जीन्स वगैरह का कल्चर यहाँ का नहीं है। तो अगर वो एक तरीके से कपड़े परचेज़ करने जा रही हैं, तो उसके लिए उसका कल्चर उसको इफ़ेक्ट करेगा कि वो साड़ी परचेज़ करे। ऐसे ही सोशल भी, कि आसपास की सोसाइटी को देखकर भी हम जो है हमारी जो नीड होती है हम उसके अकॉर्डिंग नहीं खरीदते, बल्कि सोसाइटी की को देखकर या सोशल जो फैक्टर्स होते हैं वो हमें इफेक्ट
इफ़ेक्ट करते हैं। अब इंडिविजुअल लेवल पर कैसे हो सकते हैं कि जो आपकी इनकम लेवल है, जो आपकी सोच है, जो आपका टेस्ट है, आपकी परसेप्शन कैसी है, आप जो किसी ब्रांड के लिए लॉयल हो, तो ये सब चीज़ें भी इफ़ेक्ट करेंगी। साइकोलॉजिकल बिहेवियर वही फिर आपकी जो नीड के अकॉर्डिंग, आपके माइंड में क्या है उसके अकॉर्डिंग फिर वही फैक्टर्स उसको इफ़ेक्ट करेंगे आपके बाइंग बिहेवियर को। तो ये हर लेवल पर, हर स्टेप पर ये जो फैक्टर्स हैं वो आपकी चॉइस को इफ़ेक्ट करेंगे। अब लास्ट में क्या आता है, रिजल्ट ऑफ एन इम्बैलेंस बिटवीन एक्चुअल एंड डिज़ायर्ड स्टेट्स। अब रिजल्ट क्या आता है कि जो आपने सोचा था कि आपको ये प्रोडक्ट से इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा या जो आपको एक्चुअल में मिला, तो उसमें बैलेंस है या इम्बैलेंस है। अब ग्रुप ऑफ ब्रांड्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन इन्फॉर्मेशन सर्च फ्रॉम विच अ बायर कैन चूज़। अब अगर आप इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो उसमें आप देखते हो जो ग्रुप ऑफ ब्रांड्स हैं वो आपको कौन से चूज़ करने चाहिए। डिटरमाइंस विच एट्रीब्यूट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग अ कंज्यूमर चॉइस। अब आप ये एट्रीब्यूट देखोगे कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है जो कंज्यूमर की चॉइस को इन्फ्लुएंस करता है। अब नेक्स्ट है कंज्यूमर बाइंग डिसीजन एंड कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि जो कंज्यूमर अपना डिसीजन लेता है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो उसमें कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट का कितना इफेक्ट होता है। अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने को लेकर ज़्यादा है तो आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदने में ज़्यादा टाइम लोगे, ज़्यादा सोचोगे उसके लिए, और अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट कम है तो आप उसके लिए कम सोचोगे एंड इमीडिएटली उसको परचेज़ कर लोगे। सो ये तीन तरीके का बताया गया है कि जो आपका बिहेवियर है, एक ऐसा हो सकता है कि रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर है, दूसरा लिमिटेड डिसीजन मेकिंग है, और थर्ड है एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग। अब इनमें जो है कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट चेक की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जो है 5 फैक्टर आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे। वो कैसे होंगे? लेवल ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। अगर एक प्रोडक्ट को ख़रीदने में कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है तो उसका डिसीजन कैसा होगा किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। सेकंड कहता है लेंथ ऑफ टाइम टू मेक डिसीजन। अगर किसी कस्टमर के पास ज़्यादा टाइम होता है किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचने के लिए, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है आपको और उसमें आपके पास मान लीजिए 1 वीक का टाइम है और आपके पास 10 तरीके के मोबाइल फ़ोन हैं, तो आप अच्छे तरीके से इवेलुएट कर सकते हो, उनके बारे में सोच सकते हो, तब जाके एक फ़ाइनल डिसीज़न ले सकते हो। लेकिन आपके पास टाइम कम है, आपके पास टाइम है 1 दिन का और आपके पास 20 ब्रांड अवेलेबल हैं कि आपको उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो क्या होगा कि हो सकता है आप जो है जल्दी से जल्दी डिसीज़न लो और सभी को इवेलुएट ना कर पाओ। तो जो लेंथ ऑफ टाइम है वो भी डिसीज़न लेने में एक तरीके से इफ़ेक्ट करती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। अब ऐसा भी होगा कि जो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी तो या फिर कॉस्ट कितनी होगी उसको, वो भी चीज़ इफ़ेक्ट करेगी आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। एंड डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च, आपने कितना उस बारे में इंफॉर्मेशन सर्च की है ये भी इफ़ेक्ट करता है। नंबर ऑफ अल्टरनेटिव कंसीडर्ड, अब कितने जो अल्टरनेटिव हैं उसके आप कंसीडर करोगे, ये कंज्यूमर बाइंग डिसीजन को इफ़ेक्ट करता है। अब नेक्स्ट है कि रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर में क्या होता है। रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर में एक तो आपकी जो लिटिल इन्वॉल्वमेंट होगी सिलेक्शन प्रोसेस में, क्योंकि देखिए रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर में इन्वॉल्वमेंट इसलिए कम होगी क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को रूटीन में ख़रीद रहे हो, बार बार ख़रीद रहे हो, आपको उसके टेस्ट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में अच्छे से पता है। तो हमें उसके बारे में अगर पूरी नॉलेज है तो हम उसको सिलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और इमीडिएटली उसको परचेज़ कर लेंगे। सेकेंड, फ्रीक्वेंटली परचेज लो कॉस्ट गुड, या ऐसा हो सकता है आप किसी ऐसे गुड्स को ख़रीद रहे हो जिसकी कॉस्ट जो है वो कम है, तो उसको भी खरीदने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। मे स्टिक विद वन ब्रांड, या हो सकता है कि आपको वही ब्रांड अच्छा लगता हो, आप उसी के लिए स्टिक हो, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे सोचने में, उसको इमीडिएटली परचेज़ कर लेंगे। बाय फर्स्ट इवेल्युएट लेटर, कई बार क्या होता है कि पहले हम खरीद के देखते हैं और बाद में इवेल्युएट करते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, उसमें भी हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे सोचने में कि आप इसको परचेज़ करो या ना करो, और क्विक डिसीजन ले लोगे रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर में। हम बात करते हैं लिमिटेड डिसीजन मेकिंग में आप कैसे डिसीजन लेते हो। लो लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, वही बात है कि आपके पास एक तो टाइम कम है और ये दूसरी बात इन्वॉल्वमेंट भी कम है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपकी। लो टू मॉडरेट कॉस्ट गुड्स, अब यहाँ पर गुड्स कैसी हैं जिनकी कॉस्ट आपकी लो टू मॉडरेट है।
ना तो बिल्कुल लो है और ना बिल्कुल हाई है, एक तरीके से लो टू मॉडरेट है, बीच के लेवल की जा रही है। इवेल्युएशन ऑफ आर फ्यू अल्टरनेटिव ब्रांड। अब आप लिमिटेड डिसीजन मेकिंग में क्या देखते हो, रूटीन में क्या किया, आप उसको रूटीन में परचेज कर रहे हो, ज़्यादा सोचोगे नहीं, कम वैल्यू की है, आप जल्दी से डिसीजन ले लोगे। लिमिटेड डिसीजन मेकिंग में आपके पास अल्टरनेटिव भी थोड़े कम अवेलेबल हैं, या फिर उसके लिए आप क्या करोगे, कुछ ही अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करोगे। शॉर्ट टू मॉडरेट टाइम टू डिसाइड। अब इसमें क्या होता है, टाइम की शॉर्टेज होती है कि आपको जल्दी से डिसीजन ले लेना होता है एक लिमिटेड टाइम पीरियड में। अब बात आती है एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग की। इसमें होता है, एक तो कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। मान लीजिए आपको एक लैपटॉप परचेज करना है, तो उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके बारे में सर्च करोगे कि कौन सा जो है लैपटॉप अच्छा है, किस में ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं, और कितना जो है उसका मतलब आपके जो बजट के अकॉर्डिंग कौन सा फिट बैठता है आपके लिए। हाई कॉस्ट गुड्स जो होती हैं उसमें हम एक्सटेंसिव डिसीजन लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। इवेल्युएशन ऑफ मैनी ब्रांड्स। इसमें हम बहुत सारे ब्रांड्स को चेक करेंगे, क्योंकि हमने जो है एक ज़्यादा पैसा इस पर खर्च करना है। लॉन्ग टाइम टू डिसाइड। सोचने में भी ज़्यादा टाइम लेंगे। मे एक्सपीरियंस कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसमें ये भी देखोगे कि आपका जो एक्सपीरियंस है कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है कि बाद में आपको पछताना ना पड़े, तो इसके लिए आप क्या करते हो, एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग करते हो। अब नेक्स्ट आता है फैक्टर डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कंज्यूमर के इन्वॉल्वमेंट को इफेक्ट करेंगे। मींस कि वो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होगा, कंज्यूमर उसको ख़रीदने के लिए सोचेगा या कम सोचेगा। तो पहली बात तो प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है। अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आप उसको जल्दी खरीदोगे। अब आपका इंटरेस्ट अगर उस प्रोडक्ट में है तो भी आप उसको जल्दी खरीदोगे। परसीव्ड रिस्क ऑफ नेगेटिव कंसिक्वेंसेज, सिचुएशन एंड सोशल विजिबिलिटी। अब सिचुएशन भी देखोगे और उसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेज को भी देखोगे। ये सब चीज़ें क्या होती हैं जो कंज्यूमर के इन्वॉल्वमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि हाई इन्वॉल्वमेंट परचेज रिक्वायर कब होती है। अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट ख़रीदना है जो कि एक्सपेंसिव है और जिसके लिए आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा, जैसे कि वही लैपटॉप का एग्जांपल है, तो आप इसमें क्या करोगे, एक्सटेंसिव एंड इंफॉर्मेशन प्रमोशन टू टारगेट मार्केट। लेकिन देखिए, अगर आप ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हाई इन्वॉल्वमेंट परचेज रिक्वायर होती है, मीन्स जिसमें ह्यूज अमाउंट आपको पे करना है कस्टमर को, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरर को क्या करना चाहिए कि उसके प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। उसको कंज्यूमर की नीड को ध्यान में रखते हुए अगर उसने अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाया है, तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको क्या करना चाहिए, अपने सेल्समैन को मोटिवेट करना चाहिए कि वो जो है कंज्यूमर को एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, अपने प्रोडक्ट के बारे में एक तरीके से अच्छे से बताता रहे, ताकि कंज्यूमर को बाद में ये ना लगे कि वो इस ब्रांड को लेकर के वो पछता रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की कमी के कारण ऐसा हो सकता है। उसने अच्छा खासा अमाउंट जो है इसमें पे किया है। लो इन्वॉल्वमेंट परचेज रिक्वायर क्या कहता है, इसमें कंज्यूमर की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो कम होती है। और ऐसा कैसे केस में हो सकता है कि आपको एक तो आई कैचिंग पैकेज डिज़ाइन पसंद आ गया, दूसरा गुड डिस्प्लेस, कूपन्स, या फिर जो परसेंट ऑफ पर ऑफ़र चल रहे हैं, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट है। तो इन चीज़ों में क्या होता है, आपकी लो इन्वॉल्वमेंट होती है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ज़्यादा लंबी नहीं होती है, बिना सोचे समझे मतलब बहुत जल्दी से एक तरीके से हम डिसीजन ले लेते हैं, या फिर इमीडिएटली अगर आपको मन करता है, जैसे कि ऐसा होता है कि आपका मन किया कि आप अभी ले रही हो कैडबरी डेयरी मिल्क, अगर अभी खा रहे हो, लेकिन उसके बाद अगर आप वैरायटी चेंज करना चाहते हो तो उसके बाद आप सोचोगे डेयरी सिल्क लो, या फिर आप सोचोगे कि अब जो है किटकैट लो। इस तरीके से ऐसे ही हम क्या करते हैं, जिसमें लो इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें ज़्यादा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लंबी नहीं करते हैं, उसमें बहुत जल्दी हम प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं। बस वो थोड़ा आई कैचिंग हो, अच्छा दिख रहा हो, या फिर कुछ % ऑफ पे चल रहा हो, तो ये होता है लो इन्वॉल्वमेंट परचेज। और हाई इन्वॉल्वमेंट परचेज वो होती है जिसमें कंज्यूमर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले लंबी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को करता है। अब नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बाइंग डिसीजन। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बाइंग डिसीजन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, वही है फिर कल्चर, सोशल, इंडिविजुअल, साइकोलॉजिकल, जो हम पढ़ चुके हैं। इसमें कंज्यूमर क्या सोचता है कि उसको ये खरीदना चाहिए ये प्रोडक्ट या नहीं खरीदना चाहिए। अब सब कल्चर भी इफेक्ट करता है, सोशल क्लास भी अफेक्ट करती है। अब सोशल क्लास मेजरमेंट कैसे होगा,
ऑक्यूपेशन क्या है, कंज्यूमर की इनकम कितनी है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वेल्थ कैसी है, सारे जो वेरिएबल हैं एक सोशल क्लास से वो उससे रिलेटेड होते हैं और वो भी उसको बाइंग के डिसीज़न को, कस्टमर बाइंग डिसीज़न को इफ़ेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, परसेप्शन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किससे, रियलिटी से। एज इट इज़ परसेप्शन दैट विल अफेक्ट कंज्यूमर एक्चुअल बिहेवियर, पीपल कैन एमर्ज विद डिफरेंट परसेप्शन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ 3 परसेप्चुअल प्रोसेस। इन तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सिलेक्टिव अटेंशन क्या है, सिलेक्टिव डिस्टोर्शन क्या है, सिलेक्टिव रिटेंशन क्या है। अब सिलेक्टिव अटेंशन क्या चीज़ है, पीपल आर मोर लाइकली टू नोटिस स्टिमुली दैट रिलेट टू अ करंट नीड। स्टिमुलस क्या होता है, जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं, जिससे हम फील कर रहे हैं, देख रहे हैं या फिर एक तरीके से स्मेल कर पा रहे हैं। ये जो चीज़ें होती हैं, हम सेंसेस के थ्रू जो मैसेज ले रहे हैं, अगर उससे हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है और तब हम उसको एक उस पर अटेंशन दे रहे हैं, वो क्या होता है, सिलेक्टिव अटेंशन। इसके लिए एग्जांपल अगर हम ले कि आपको जो है एक लैपटॉप ख़रीदना है, अब आपके सामने ऐड आ रहा है बार बार रेडियो ख़रीदने का, तो आप क्या करोगे, उसको इग्नोर करोगे। आपका ध्यान सिर्फ किस ऐड पर जाएगा, जिसमें कोई आपको लैपटॉप सेल करने की बात कर रहा है, तो आपका ध्यान, आप सिर्फ किस ऐड को नोटिस करोगे, जो लैपटॉप सेल करने की ऐड होगी। ये होता है सिलेक्टिव अटेंशन, जिसमें आप खुद से सिलेक्ट करके अपनी अटेंशन को दे रहे हो किसी प्रोडक्ट के लिए। अब आता है सिलेक्टिव डिस्टोर्शन। सिलेक्टिव डिस्टोर्शन क्या होता है, पीपल आर मोर लाइकली टू नोटिस स्टिमुली दे एंटिसिपेट, यू आर मोर लाइकली टू नोटिस कंप्यूटर्स देन रेडियोज इन अ कंप्यूटर स्टोर बिकॉज। अब इसमें क्या होता है, या फिर जैसे लैपटॉप आपको परचेज करना है, कोई आपको जो है, आप ऐसे स्टोर में गए हो जहाँ पे कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, रेडियो भी है, कई सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि जो आपका ध्यान है, आप उस बाकी चीज़ों को इग्नोर करोगे। आपको अगर रेडियो परचेज़ नहीं करना है, कंप्यूटर परचेज़ नहीं करना है, तो आप नहीं करोगे, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दोगे। आपका जो ध्यान है वो किस पे रहेगा, लैपटॉप परचेज़ करने पर। अब थर्ड क्या आता है, सिलेक्टिव रिटेंशन। सिलेक्टिव रिटेंशन मीन्स पीपल आर मोर लाइकली टू नोटिस स्टिमुली हुज डिविएशन एंड आर लार्ज इन रिलेशनशिप टू द नॉर्मल साइज ऑफ द स्टिमुली। सिलेक्टिव रिटेंशन क्या होता है कि इसमें एक तरीके से आपके माइंड में पहले से ही जो इमेज है, या पहले से ही जो आपने सोच रखा है, आपकी जो परसेप्शन है, आप जो किसी ब्रांड के लिए कॉन्शियस हो, तो आप सिर्फ उसी पर फोकस करोगे और सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन पर ध्यान दोगे। जैसे अगर आप मार्केट में जाते हो, आप कपड़े खरीदने के लिए गए हो, लेकिन रास्ते में या फिर कहीं पर ऐसी होटल है, रेस्टोरेंट है, लेकिन आपका ध्यान नहीं जाएगा खाने की तरफ, आपको वो चीज़ नहीं लेनी, या फिर ऐसा हो कि आप जो है कुछ और लेने जा रहे हो मार्केट में, और आपके आसपास जो है शॉप पर कोई चिल्ला चिल्ला के भी कोई चीज़ अपनी सेल कर रहा है, कोई प्रोडक्ट अपना सेल कर रहा है कि इतने ऑफर पे है, आप इसको ले लो, तब भी आपका जो ध्यान है वो उस पर नहीं जाएगा, क्योंकि जो आपका टारगेट है आप उसको परचेज़ करने जा रहे हो। ये होता है सिलेक्टिव रिटेंशन। आप सिर्फ उसी चीज़ पर अपना ध्यान जो है लगाओगे, उसी पर कॉन्सेंट्रेट करोगे जो आपको परचेज़ करना है। सिलेक्टिव डिस्टोर्शन, जैसे आप लैपटॉप लेने जाते हो, तो चाहे जितने मर्जी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे। सिलेक्टिव रिटेंशन, अब ये होता है कि आपके दिमाग में अगर किसी प्रोडक्ट की इमेज अच्छी है, तो सिर्फ आप उसकी अच्छी बातों को अपने दिमाग में रखोगे और आपको पता है कि आपने वही परचेज़ करनी है। बाकी उसके कंपैरिजन में जो प्रोडक्ट बेशक आपके सामने आए, उनके कितने भी अच्छे पॉइंट्स क्यों ना हो, आप उनको इग्नोर करोगे। सो ये होता है सिलेक्टिव रिटेंशन। अब आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अभी बचता है वो कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट